वेल स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कुछ रिएक्शंस अभी ऑब्जर्व करवाई थी, आपने देखा भी होगा कि किसी में कलर चेंज हो रहा है, किसी में प्रेसिपिटेशन बन रहा है ना, किसी में वाइट कलर का प्रेसिपिटेशन बन रहा है और किसी में गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। तो ये एक्चुअल में है क्या चीज़, ये क्यों हो पा रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे? ओके बेटा, तो उसी रीज़न को डिटरमाइन करने के लिए हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पूरी इंटायर केमिस्ट्री का जो बेसिक पोर्शन माना जाता है ना बेटा, वो यही चैप्टर है। एक तो क्लास 9th का आपको पता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका है पूरे इंटायर केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद बेटा केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द इंटायर केमिस्ट्री। इंटायर केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो माना जाता है वो आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस माना जाता है। यानी एक तरीके से केमिस्ट्री का आधार होता है ना बेटा, बेस होता है, वो यही चैप्टर आपका। ओके, तो अगर ये इंपॉर्टेंट है तो बेटा इसको इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, डीपली समझना पड़ेगा, और ये है क्या चीज़ उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, आप डेली लाइफ में देखते हो ना, देखा होगा आपने, एग्जांपल देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में आपने देखा होगा कि अगर हमारा जो मेटल है यानी कि जो आयरन है, कुछ टाइम के लिए अगर उसको हम मॉइस्चर में रख दें, उसमें पानी गिर जाता है, कुछ दिनों के बाद उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और उसका वेट जो है एक्चुअल वेट से बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न उसके पीछे, ऐसा क्या रिएक्शंस हो रहा है, उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा आपने देखा बेटा, आप जो फूड बनाते हो, कुकिंग करते हो, तो फूड जो कुक हो जाता है, बन जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिकल रीज़न है? या अगर आपने एक पेपर को बर्न किया है तो उसको जलाने के बाद पेपर आपका ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जाता है, यानी ऐश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या रीज़न उसके पीछे, कौन सा रिएक्शन है, वो क्या है चीज़ है? ठीक है, रेस्पिरेशन जो आप कर रहे हैं, किसी में हीट रिलीज हो रही है, किसी में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, किसी में कलर गैस निकल रही, किसी में फ्यूम्स निकल रही हैं, पंजेंट स्मेल निकल रही है, किसी में आपने देखा होगा बबल्स फॉर्मेशन यानी गैस की फॉर्मेशंस होती हैं। तो ये सब है क्या और ये क्यों पॉसिबिलिटीज हो रही है, क्या ऐसा रीज़न इसके पीछे है, तो वो सब इस चैप्टर में हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो आप बच्चे, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीसस एडुमित्रा में। ओके, तो वन बाय वन क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इस पार्ट 1 में, वो आपको बता देते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले बात, सबसे पहला जो हमारा मोटिव है वो ये है कि चैप्टर के नेम में ये जो केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस लिखा हुआ है ना बेटा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात, अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो क्या इंडिकेशन है बेटा, कैसे बताएंगे कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी हम बात करेंगे किसकी, ऑब्जर्वेशंस फॉर केमिकल रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन हुआ है तो बेटा बताएगा ना कुछ, तो या तो गैस निकलनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, है ना, जिसकी वजह से हम इंडिकेट करें कि एक्चुअल में रिएक्शंस यहाँ पर फिजिबल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या रीज़न आपका। ओके, ठीक। थर्डली हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में कि हाउ टू रिप्रेजेंट जो हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास जो रिएक्शंस हम कर रहे हैं, इनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में भी बेटा आपने जो है क्लास 9th में पढ़ा होगा। अगर आपने उसकी पूरी डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए उस वीडियो की, तो आप जो है इस लिंक पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं आप। ओके, ठीक है। अब सुनो बेटा, आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है केमिकल इक्वेशंस। ये जो इक्वेशन वर्ड आपका आया है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में। जैसे मैथ्स में इक्वेशंस होती है ना बेटा, 2x + 3 = 0, तो वैसे ही यहाँ पर भी इक्वेशंस बनती हैं, वो भी किसकी, केमिकल्स की। समझ में आ रहा है बेटा? देखो बेटा, अगर वीडियो लेंथी होती है तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा बता दीजिए, ठीक है, मैं उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में आए। चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। आगे देखो बेटा, केमिकल इक्वेशंस के बाद हम पढ़ेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस। मतलब केमिकल इक्वेशंस का क्या इम्प्लीकेशंस है, यानी कि कहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं, क्या इसका यूज़ है फर्दर स्टडीज़ में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके बेटा, तो बस इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब मेरी बात बेटा ध्यान से समझना, पहले समझना जरूरी है, उसके बाद आपको नोट्स भी यहीं पर मिल जाएंगे, टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, पहली बात, अगर सपोज कीजिए बेटा मेरे पास AB नाम का एक कंपाउंड है,
क्या है मेरे पास, ए बी नाम का एक कंपाउंड है। कंपाउंड आप सभी को पता है, इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है किसका, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है फिक्स रेशियो में। क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ना फिक्स रेशियो, उसको कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और ठीक बेटा बात समझ में गया। और एलिमेंट्स अगर दो से ज़्यादा मिक्सअप हो जाते हैं उसको हम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ए बी नाम का हमारे पास कंपाउंड है, इसको मैंने रिएक्शन करवाया सी के साथ, कोई दिक्कत नहीं, हमने एरो से इंडिकेशन कर दिया। अब यहाँ से बेटा इसने बना दिया ए सी बना दिया, क्या बना दिया, ए सी बना दिया, और इसने बी को यहाँ से हटा दिया। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? हुआ क्या बेटा, देखो इस कंपाउंड में इसने सी ने क्या करा, बी को हटा करके उसकी जगह पे खुद आ गया। तो हुआ क्या, देखो यहाँ पर पहले ए बी था, अब ए बी से यहाँ पर ए सी बन गया। क्या हुआ, नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना, क्या बना, नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना। देखो बेटा मैंने आपको बताया था रस्टिंग ऑफ आयरन की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन की जब हम बात करते हैं तो आपने बेटा देखा होगा पहले जब आयरन हमारा होता है वो कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है कि नहीं होता, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ब्राउन कलर का जो कंपाउंड बना है, क्या ये नया सब्सटेंस नहीं है? क्या इस ब्राउन कलर के कंपाउंड से आप दोबारा से आयरन बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शंस क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। या हम कह सकते हैं, देखो इट इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। आर यू गेटिंग नोट? मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस तो बनते हैं लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है दैट इज एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इनिशियली जो कंपाउंड आपने यूज किया है, जो एलिमेंट आपने यूज किया है उसकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आर यू गेटिंग नोट? ठीक है, अब ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन हो क्या रहा बेटा, आयरन में रस्ट लगा तो इसने बिल्कुल आयरन की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, क्या बन गया, ब्राउन कलर का रस्ट बन गया। समझे नहीं समझी बात? अगर बेटा मैं कहूं मिल्क मैंने लिया, मिल्क को आपने देखा कर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब मेरी बात सुनो, क्या कर्ड को मिल्क में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? तो देखा जाए ये एक्चुअल में परमानेंट चेंज है। क्या है ये बेटा, परमानेंट चेंज है। क्या परमानेंट चेंज है, इसको हम केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, परमानेंट चेंज आपका जो है केमिकल रिएक्शंस को ही हम केमिकल चेंज भी बोलते हैं, क्योंकि केमिकली उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है बिकॉज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या मतलब समझ में आया से भाई, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ new substances with different properties. Are you getting note? With different properties, that is called the chemical reaction. समझिए बेटा, क्या समझे भाई, ये एक प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बन रहा है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा मैंने आपको यहां पर एग्जांपल बता दिया यहाँ पर। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी वही चीज़ हो रही है, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना वो भी चीज़ हो रही है। और ये है क्या चीज़ बेटा, इट इज़ अ परमानेंट चेंज। ये क्या है आपका, इट इज़ अ परमानेंट चेंज, इट इज़ अ परमानेंट चेंज। किसको समझ नहीं आया बताइए? किसी व्यक्ति प्राणी को नहीं समझ में आया तो कमेंट करके चली जाइए बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ये क्या एक परमानेंट चेंज होता है। क्या आप आयरन मतलब जो रस्ट है, क्या उस पाउडर को इकट्ठा करके दोबारा आयरन बना सकते हैं? क्या आप दही से दूध बना सकते हैं वापस? अगर मैंने कागज को जला दिया तो क्या कागज को वापस ला सकते हैं आप? तो ये परमानेंट चेंज हो गया। दूसरी बात सुनना बड़े ध्यान से, हुआ क्या, यहां पर हमारे पास एलिमेंट क्या थे, एक ए था, एक हमारे पास बी था, और तीसरा एलिमेंट हमारे पास सी था। तो हो क्या रहा है बेटा, यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा क्या? देखो ना, इसने क्या करा, इस सी ने बी को रिप्लेस करके उसकी जगह पर खुद आ गया। क्या इस रिएक्शन के अंदर, क्या इस रिएक्शन के अंदर आपने कोई नया एलिमेंट देखा क्या? कोई नया एलिमेंट बना तो बताओ, क्या डी बना क्या? नहीं ना।
जिन एलिमेंट्स को आप रिएक्शंस में इन्वॉल्व करवा रहे हैं ना बेटा, उन्हीं का यूज करके, उन्हीं का रीअरेंजमेंट होकर के ही आपका एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि आपने सिल्वर डाला गोल्ड बन गया या गोल्ड डाला प्लेटिनम बन गया, ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा। जिस टाइप के एलिमेंट्स को आप यूज कर रहे हैं उसी टाइप का एलिमेंट्स आपका यहाँ पर, उसी से कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। तो थर्ड पॉइंट हमें यहाँ से ये मिलता है, क्या मिलता है बेटा? देयर इज ओनली rearrangement of elements. Are you getting on बेटा? एलिमेंट्स, यही तो हो रहा है बेटा जी। नहीं, टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझ लीजिए, डीपली मैं एक्सप्लेनेशन ऐसे ही करूंगा, ठीक है बेटा। अगर कोई दुविधा, कोई कष्ट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर यहाँ पर दुविधा है, ये कष्ट हमारे साथ हो रहा है। तो ये बात आपने समझ ली होगी। हुआ क्या बेटा? रीअरेंजमेंट ही तो हो रहा है। यहाँ पर बी की जगह पे सी आ गया और सी की जगह पे बी आ गया, ठीक है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, सिंपल सी बात। और दूसरी बात, नो न्यू एलिमेंट इज फॉर्म्ड। क्या बेटा कोई नया एलिमेंट आया क्या? यहाँ पर नहीं आ सकता ना बेटा। जिन एलिमेंट्स को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं रिएक्शंस में, उन्हीं से मिलकर के एक आपका नया प्रोडक्ट बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा, जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट होती दैट ऑफ द फर्स्ट वन, इनिशियल वन। समझ गई बात? क्लियर? बात समझ में आ रही है? देखो बेटा, समझ गए ना? ठीक है। अब ये नहीं बेटा कि अगर मैंने कहूं कि अब मेरे पास वाटर है, सपोज कि मेरे पास वाटर है, वाटर में आपने सॉल्ट को ऐड कर दिया, तो आपने देखा बेटा ये क्या बन जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अब मुझे बताओ, क्या यहां पर कोई नया प्रोडक्ट बना है क्या? आपको होगा सर सॉल्ट सॉल्यूशन तो बना है, लेकिन बेटा ध्यान रखना, सॉल्ट सॉल्यूशन जो एक्चुअल में बना है दैट इज द मिक्सचर। वो किस चीज का मिक्सचर है? सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, कोई नई चीज बनी नहीं है। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। कौन सा प्रोसेस है? इवापोरेशन। अगर आपको ज्ञात हो इस चीज के बारे में तो ओके, समझ में आई बात? तो एक्चुअल में होता है क्या ना बेटा, टर्मरिक की जब हम बात करते हैं तो टर्मरिक क्या करता है, सोप सॉल्यूशन के साथ एक रिएक्शन करके आप एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि रेड कलर का होता है। वैसे बेटा आपको कहता है जब स्कम फॉर्मेशन होती है ना हार्ड वाटर में, जैसा मैंने दूसरी वीडियो आपने देखी होगी, है ना, तो उसमें भी क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है, प्रेसिपिटेट बनता है। और वैसे जब हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाते हैं आप एसिड के साथ, तो वहां पर भी गैस इवोल्यूशन होती है, ठीक है बेटा? नहीं सॉरी, अगर मेटल्स को आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है गैस की इवोल्यूशन होती है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो देख लीजिए बेटा, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। रुकिए स्टूडेंट्स, अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है? अभी तो शुरुआत की है बेटा, ठीक है? अभी तो काफ़ी एक्सप्लेनेशन रहता है, आप तो बड़ी जल्दी निकल दिए। ध्यान से देखिए, समझिए, समझ में जरूर आएगा बेटा, ठीक है? वीडियो को प्रॉपर तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटीड है, मैं लिख के देता हूँ आपको। देखो, तो इतना कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो ऐसे बेटा कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, क्या क्या है देखो, क्या बोला गया है। पहला बोला जा रहा है बेटा, अगर मेरे पास एक मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम। अभी बेटा हम इसका पूरा नाम ही लिखेंगे बिकॉज अभी हमने इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है? वैसे तो आपको पता है मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, नहीं बेटा, है ना? ओके, मैग्नीशियम हमारा है। अगर मैं मैग्नीशियम को जलाता हूं तो ऑब्वियसली बात है बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता कोई भी चीज, तो ये क्या बनाता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है? जो कि होता है आपका व्हाइट पाउडर होता है। क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है। तो बेटा यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेटा देखो, इसमें होता है कि एक नया सब्सटेंस बनता है, सॉरी, ठीक है? इसमें बेसिकली होता है क्या बेटा, आप एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है? बट उसमें एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट नहीं होंगे बेटा, उन्हीं एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन ही होता है। जैसे देखो, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी कि मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन का एलिमेंट भी यहाँ पर है, ठीक है बेटा? समझ में आ रही बात? क्लियर है कि नहीं है मुझे बताओ। ओके, तो मैग्नीशियम बेटा आपका ग्रे कलर का होता है। अब देखो,
ग्रे कलर का था आपका मैग्नीशियम, जिसको हमने क्लीन करा, क्लीन करने के बाद हमने इसको बर्न किया तो वाइट कलर का पाउडर बन गया। तो हुआ कि नहीं वो बेटा, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, कलर में चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है यहाँ पर, कलर में चेंज आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं बेटा, कलर में चेंज हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, यहां से क्वेश्चन भी आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम जलाते हैं या बर्न करते हैं तो वी हैव टू क्लीन इट। तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ना ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिससे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है, ओके, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है इन द बर्निंग प्रोसेस, दैट्स वाई वी हैव टू क्लीन इट, ठीक है, इसलिए हम उसको क्लीन करना पड़ता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अच्छा आगे सुनो बेटा, ये तो बात समझ में आ गई। एक आप देखिए बार यहाँ पर लीड नाइट्रेट का आपने सॉल्यूशन लिया बेटा, ठीक है, उसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन आपने ऐड किया। तो बेटा यहां पर जो होता है ना आपका, यहां पर जो होता है, जब भी हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप करते हैं तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ये बनाता है आपका पोटेशियम आयोडाइड, और साथ में यहां पर बनता है पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, पोटेशियम आयोडाइड नहीं बेटा, लेड आयोडाइड बनेगा ना यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये बनेगा लेड आयोडाइड, और साथ में यहां पर बनेगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट। डन, क्लियर बात है बेटा। अब सुनो बेटा, ये एक्चुअल में सॉल्यूशन की फॉर्म में है, और सॉल्यूशन की फॉर्म में जब भी हमारा कोई सॉल्ट होता है तो उसे हम एक्वस कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको फर्दर बताने वाला हूं, ठीक है। और लेड आयोडाइड बेटा यहां पर जो मिलेगा आपको येलो कलर का जो मिलेगा, जिसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेट, ठीक है। जब इनको मिक्स करेंगे तो एक येलो कलर का जो कंपाउंड होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा, वो बेसिकली लेड आयोडाइड आपका होगा, ठीक है। तो हुआ क्या यहां पर बेटा, प्रिसिपिटेशन हुआ, एक में कलर चेंज हो रहा है, एक में प्रेसिपिटेशन हो रहा है। एक और देख लेते हैं बेटा एग्जांपल, थर्ड वन, जैसे मेरे पास जिंक है, जिंक आपको पता है बेटा मेटल्स होता है, इसको मैं रिएक्शन करवा रहा हूं एसिड के साथ, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो आपको पता है बेटा यहां से बनेगा ये आपका जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है, और साथ में यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है बेटा, समझ लो बात। तो यहां पर हो क्या रहा है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो रहा है, गैस, ठीक है, समझ में आ रही है, ओके। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में देखो बेटा, आपको पता थोड़ी ना चल रहा है कि उसके अंदर अगर मैंने देखो जिंक को मैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल रहा हूं तो वहां पर सॉल्ट बन रहा है और आपका हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं ना बेटा उसके अंदर रिएक्शंस क्या हो रही है, जब तक उसमें कोई चेंज नहीं आता, या तो उसके कलर में चेंज आए, पहला पॉइंट, या फिर वो एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्मेशन कर रहा है, प्रेसिपिटेशन बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं हाँ भी यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से ये रेजिड्यू जो है ये सॉलिड आपका सेपरेट आउट हुआ है। या फिर तीसरा ऐसा हो सकता है कि भाई इसमें से गैस निकले, या फिर एक चीज़ और हो सकती है, या तो उसमें टेम्परेचर में चेंज आए, पहले ठंडा था, ठंडा हो या गर्म हो जाए, या गैस निकले या गैस एब्जॉर्ब हो जाए, सॉरी हीट निकले या हीट एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, ये हो सकता है, ओके। या फिर उसकी जो है ऑडियो में चेंज आए, यानी कि स्मेल चेंज हो जाए, ठीक है। और तीसरा ये हो सकता है बेटा उसकी स्टेट में चेंज आए। देखो मेरे पास में ये जो हमने सॉल्यूशन लिया था ना बेटा, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया था हमने सॉल्ट, लेकिन हमें मिला क्या, हमें ये मिला सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में मिला, सॉलिड फॉर्म में मिला। तो हुआ कि बेटा ये आपका सॉल्यूशन फॉर्म से सीधा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी स्टेट में भी चेंज आ गया, फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ गया, ओके बेटा, बात समझ में आ रही है। तो बेटा यहां से कंक्लूजन ये मिलता है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में अगर आपको इंडिकेट करना है कि एक्चुअल में रिएक्शंस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए वो आपको बता देते हैं। देखो वन बाय वन ऑब्जर्वेशंस फॉर केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि हमने यहां देखा था आपका, पहली बात चेंज इन कलर हो सकता है, सेकंड पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, थर्ड पॉइंट इवोल्यूशन ऑफ अ गैस,
ठीक है, जैसा केस में होता है थर्ड केस में। फोर्थ पॉइंट आपका हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, एंड फिफ्थ पॉइंट आपका हो सकता है ऑडियो में चेंज हो सकता है, यानी स्मेल में चेंज हो सकता है। और क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, और हाँ स्टेट में चेंज, फिजिकल स्टेट में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये सॉलिड फॉर्म में था, ये आपका लिक्विड फॉर्म में था, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन गैस, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ यहाँ पर, हुआ क्यों हुआ। तो ये बेटा कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि एक्चुअल में पार्टिकुलर जो हम रिएक्शंस करवा रहे हैं, पार्टिकुलर जो हमने मिक्सअप किए हैं एलिमेंट्स को, सब्सटेंसेस को, कि उसमें रिएक्शंस हुआ भी है कि नहीं हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके बेटा, ओके। तो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अपने अगले कदम की ओर। चलिए बेटा, वेल क्लास, देखिए बच्चे, इसको मैंने इरेज नहीं किया बिकॉज अभी हमारे काम आने वाला है फर्दर फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस। देखो बेटा, एक वर्ड आपको मैंने बोला था बेटा, केमिकल फॉर्मूला। इसके बारे में आपने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। अगर आपने वो, उसमें आपको देखो राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को आप देख सकते हैं, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज। अब देखो बेटा, केमिकल फॉर्मूला मतलब होता है क्या है। देखो, केमिकल फॉर्मूला कुछ नहीं है बेटा, देखो जो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में मैंने यहाँ पर इक्वेशंस लिखी है ना बेटा, इन्हीं को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही हम केमिकल फॉर्मूलाज कहते हैं। और इन इक्वेशंस को, यानी कि यहाँ पर जो पार्ट है और यहाँ पर जो पार्ट आपका है, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, बेसिकली केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, जितने भी आपके यहाँ पर कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं, उनको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही हमारा केमिकल इक्वेशंस है। ठीक है, देखो कैसे, आपको ज्ञात होगा बेटा कि जब मैग्नीशियम की हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg होता है, Mg होता है। और आपको पता है बेटा, ऑक्सीजन एटम जो आपका अकेला नहीं होता, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, आपको O2 की फॉर्म में रहता है, रहता नहीं रहता। अब इनकी जब रिएक्शन हुई तो आपको पता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सिंबल होता है वो होता है MgO होता है। गेटिंग नोट? आर यू गेटिंग नोट? समझ में आ रही की बात नहीं आ रही? अब यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, जो रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, द सब्सटेंसेस विच इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ये जो हमारे पार्ट हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ध्यान से देखिए। और जो हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है, द सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड, द न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो एरो आपकी है, दिस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, किस डायरेक्शन में आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, लेड नाइट्रेट की बात करें तो बेटा, लेड आपको पता है Pb होता है। ठीक है, तो बेटा इसके जो फॉर्मूलाज हैं, इन कंपाउंड्स के, इसको लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है बेटा, लिंक जो आपको मैंने बताई है केमिकल फॉर्मूलाज की, उसको जाकर के देख लीजिए, आपको केमिस्ट्री में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके। देखो, लेड नाइट्रेट Pb, ये होता है NO3 होता है। ठीक है, क्योंकि Pb के ऊपर +2 का चार्ज होता है। पोटेशियम आयोडाइड की बात करें तो Ki होगा आपका यहाँ पर। ठीक है बेटा, इसको इरेज कर दे, आई थिंक ये तो समझ में आएगी होगा आपको। अब ये बनाएगा लेड आयोडाइड, यानी कि PbI2, और साथ के साथ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है बेटा, इसी को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, यानी सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट करने को। ठीक है, अच्छा आगे सुनो अब बात। यहाँ पर क्या जिंक है, तो जिंक को हम लिखते हैं Zn की फॉर्म में। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते तो बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 होता है। ठीक है, यहाँ से क्या बना, जिंक सल्फेट बना, ZnSO4, क्योंकि जिंक ने क्या करा बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन को भगा दिया, और हाइड्रोजन को भगाने के बाद उसकी जगह पे खुद आके बैठे यहाँ पर, और हाइड्रोजन ने क्या करा बेटा, अपनी गैस इवॉल्व कर दिया यहाँ से। सिंबल्स की फॉर्म में अगर हम इक्वेशंस को, यानी कि रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो देख लीजिए बेटा, अगर आपको तो ज्ञात हो गया होगा कैसे हमने केमिकल इक्वेशंस को लिखना है किसी भी रिएक्शंस के। ओके, और जो रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, एंड द न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। चेक इट आउट। ओके, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना बेटा, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
देख लीजिए। कोई दुविधा, कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर बताइए। नहीं है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपका आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब वो होता क्या है, क्या उसमें करना है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू दैट। अब तक आपको बेटा केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता चल गया, केमिकल इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको पता चल गया है। अब बेटा मेन मोटिव ये आता है कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, पहले अगर हम बात करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो आपको पता होना चाहिए बेटा बैलेंस का मतलब होता है कि जितने भी एटम्स आपके रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही एटम्स आपके प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। समझ रहे बात? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने बेटा स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा AB2 है मेरे पास, ठीक है बेटा। AB2 को मैंने C के साथ रिएक्शन करवाया तो मेरा बनता है यहाँ पर AC2 प्लस में B बनता है। सपोज कीजिए, मान के चलिए ये बनता है मेरे पास, ठीक है। अब बैलेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन मस्ट रिमेन सेम। समझिए बात। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ एटम्स इन अ केमिकल रिएक्शन, द नंबर ऑफ एटम्स बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन मस्ट रिमेन सेम। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना, क्योंकि जितने एटम्स आपके रिएक्शंस के दौरान थे उतने ही रिएक्शंस के बाद भी होना चाहिए। लेकिन समटाइम्स ऐसा क्या होता है, अगर आपका कंटेनर ओपन है तो गैस आपकी इवॉल्व आउट हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा, देखो सुनो, अब यहाँ पर क्या है देखा जाए तो इस साइड में, यानी कि जो ये हमारा रिएक्टेंट है, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स, ओके। तो देखो बेटा, जो हमारे पास A नाम का एलिमेंट है वो कितना है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। B नाम के एलिमेंट यहाँ पर दो है, यहाँ पर कितना एक है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर तराजू ज़्यादा हो गया, और C नाम के एलिमेंट क्या हो गया, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा ना। बैलेंसिंग का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम जितने भी आपके रिएक्शन से पहले हैं उतने ही आपके रिएक्शंस के बाद होने चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 में ही आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है, मास कैन neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That's why we have to balance the chemical equations, ठीक है। So that number of atoms before the reaction must remain same the number of atoms after the reaction. मतलब जितने भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स होंगे उतने ही आपके राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। ये कहता है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगी डेफिनेशन। देखो अब यहाँ देखा गया बेटा, तो देखा गया यहाँ पर तो बेटा दो B तो 2 है आपके, लेकिन B तो यहाँ पर 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कर दिया। अब देखा बेटा आपने B2 हो गए, C 1 हो गया, लेकिन C भी तो 2 है इधर, C इधर कम है, तो यानी कि इधर का वेट बढ़ गया। अब इधर भी इक्वल करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अब देखो A हमारे पास 1 है, ठीक है बेटा, C हमारे पास 2 है, तो C यहाँ पर हमारे पास 2 एटम्स हो गए, B हमारे पास 2 है, तो B हमारे पास 2 है। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों ऐसा क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शंस या ऑन रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। यानी बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन जितने भी आपके हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो डन, इतनी बात समझ में आ गई, चलिए बेटा क्लियर। अब सुनो बेटा बात, एक और मोटिव यहाँ पर आता, देखो जैसा मैंने बताया था बेटा आपको कि लेड नाइट्रेट हमारे पास था, तब तो बेटा सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, PbNO3, 2 एटम्स हमारे पास, 2 हो गए हमारे पास, प्लस में पोटेशियम आयोडाइड था, क्या बना था बेटा यहाँ से, लेड आयोडाइड बना था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था, और साथ में क्या बना था बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट बना था, KNO3, ठीक है बेटा। अब बेटा मोटिव ये आता है, क्या ये बैलेंस्ड है,
तो चेक करेंगे। तो बेटा जब भी आप बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, बेटा जरूरी है आपको सिंबल की फॉर्म में दिया जाए, कभी कभार आपको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दिया जाता है, आपको केमिकल फॉर्मूलाज लिखने होते हैं, देन आपको बैलेंस करना होता है। तो उससे पहले बेटा आपको केमिकल फॉर्मूलाज लिखने आने चाहिए ना। ओके, तो आपने वो वीडियो आई थिंक देख ली होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। और जब भी बेटा बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले उस वाले कंपाउंड को पकड़ते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। तो देखा जाए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, पीवी कितना बेटा, 1 है, यहाँ पर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। NO3 यहाँ पर कितना बेटा, N आपके पास 2 हो गए और आपके पास 6 हो गए, होगी ना, हो गए। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ना, NO3 हमारे पास 2 है ना बेटा, तो इसलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए तो बेटा पोटेशियम अब 2 हो गए, लेकिन पोटेशियम तो यहाँ पर 1 ही था, तो क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया, तो इससे क्या हुआ, I भी हमारा 2 हो गया और K के लिए भी हमारा बैलेंस हो गया। तो ये बन गया आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम्स बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन आर इक्वल। ठीक है, तो इसीलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब सुनो बेटा एक और चीज़ आती है यहाँ पर। देखो, अगर बेटा हम इन कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट के बारे में भी बता दें तो हमारे लिए स्टडी करना और ईजी हो जाएगा। देखो कैसे, देखो बेटा एक वर्ड आपने सुना होगा एस, तो आपका पता ही, आप एस यूज करते हैं फॉर सॉलिड, एल हम यूज करेंगे फॉर लिक्विड, जी हम यूज करेंगे गैस के लिए, तो सबको पता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक वर्ड देखिए बेटा एक्वस, AQ, जिसको हम कहते हैं एक्वस कहते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। ठीक है बेटा, मैं आ गई। तो एक्वस का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन इन वाटर में। ठीक है, चाहे वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो, चाहे वो किसी भी जैसे एसिड का सॉल्यूशन हो वाटर में। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम एक्वस कहते हैं। क्लियर, अब बात सुनो बेटा। एक्चुअली बेटा जो लेड नाइट्रेट आपका है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। इसके सॉल्ट का हम वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं और इसका भी हम क्या बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनका रिएक्शन होता है तो क्या बनता है बेटा, आपको पता है, सॉलिड बनता है, पीपीटी बनती है ना, प्रेसिपिटेट जिसे हम कहते हैं, प्रेसिपिटेट बनता है। और ये बनता है आपका एक्वस सॉल्यूशन बनता है इसका। समझिए बेटा बात, ठीक है, क्लियर, समझिए। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओके बच्चे, ठीक है, यानी कि साथ साथ इनकी फिजिकल हमने स्टेट्स भी बता दी और इनको बैलेंसिंग भी कर लिया है और आपको इक्वेशंस लिखना भी आपको आ चुका है और सिंबल्स की फॉर्म में कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं, रिएक्शंस को लिखते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया है। ओके डन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलो अब सुनो बेटा, कहीं कहीं आपने देखा हो बेटा रिएक्शंस में यहाँ पर कुछ मेंशन होता है, टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन मेंशन कर देते हैं, या फिर जो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं टू मेक द रिएक्शन फास्ट, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या प्रोसीड करने के लिए, वो भी आपका मेंशन हो जाता है। ओके, जैसा कि मैं एग्जांपल बता दूं आपको, यहाँ पर इसको आपने नोट कर लिया है, देखो बेटा एक बार, तो रेज कर दे, इसको कर लिया नोट। चलो देखिए बेटा, तो बेटा आपने फोटोसिंथेसिस देखा बेटा, फोटोसिंथेसिस यानी जिसमें आपका फूड फॉर्मेशन करता है प्लांट्स आपका, तो उसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में वाटर का यूज़ करके जो हमारा प्लांट होता है वो क्या बनाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है बेटा, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन गैस और साथ में हमें एनर्जी मिलती है, मिलती कि नहीं बेटा, है ना, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन मेंशन है कि इस कंडीशंस में आपको होगा, कहीं पर टेम्परेचर मेंशन कर देंगे बेटा, आगे देखोगे आप यहाँ पर कहीं पर आपको कैटलिस्ट भी मेंशन कर देंगे, कहीं पर टेम्परेचर, कहीं पर प्रेशर कंडीशन मेंशन कर देंगे, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर दी जाती है ताकि आपको पता चले कि किस कंडीशंस में हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं। अब देखो बेटा, क्या ये बैलेंस है इक्वेशन? नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो कार्बन कितने 6 है, तो क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितने बेटा 12 है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर कि नहीं? देखो अब ध्यान से देखना बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास, 6 to the 12, 6 कितना 18 हो गए। तो यहाँ पर कितने बेटा, O आपका है ना, तो क्या इसको 6 तो यहाँ पर है और आपके 2 यहाँ पर है, तो क्या करें 6 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो क्या अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गई, होगी। अब बेटा आपको पता है CO2 जो होती है आपकी गैस होती है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ये जो ग्लूकोज बनता है आपका दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्वस फॉर्म होता है, और आपका जो गैस बनती है ना बट ये भी आपके एक्वस फॉर्म में होती है, ठीक है, डिजोल्व फॉर्म में मिलती है आपको ये, ठीक है। तो ये होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ओके। और दूसरी हमने यहाँ पर कंडीशंस भी मेंशन कर दी है, ओके। देख लो बेटा, डन, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई क्वेरी नहीं, ओके। तो बेटा ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शंस होता है क्या है, उसको बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्या इसका यूज़ है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का, ये भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं क्या क्या उसमें होना है, ठीक है। देखो देखो बेटा, एक यहाँ पर आप वर्ड सुनेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या होता है इम्प्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब ये इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या होता है बेटा, देखो इम्प्लीकेशन मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखो इम्प्लीकेशंस बेटा कुछ नहीं है, एक तरीके से क्या है ना, आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। देखो बड़ी बात, देखो अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको पता चल रहा है किसके बारे में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये तो पता चल रहा है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट के, नंबर ऑफ आपके एटम्स कितने हैं प्रोडक्ट के, और वो भी आपको पता है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। दूसरी बात यहां से हम बता सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, कितने मोल जो है इन्वॉल्व है। देखो जहां पर देखा जाए तो यहां पर 2 मोल्स हो गए सी के, ठीक है, सी कोई एक एलिमेंट होगा, और यहाँ पर बी के 2 मोल्स हो गए, और AB2 का यहाँ पर 1 मोल और AC2 का यहाँ पर 1 मोल है, ठीक है, यह 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में कितना उसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा और कितना अमाउंट में बनेगा, ठीक है, दैट्स इट। और तीसरा बेटा हम बात कर सकते हैं मास का रेशियो बता सकते हैं, मास रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ मास कितना है, बस हमें एक्चुअल में एटॉमिक मास पता होना चाहिए किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का, ओके, ठीक है बेटा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे और वीडियो को देखेंगे बड़ा ध्यान से, प्रॉपरली अपनी पूरी वीडियो को देखना है। किसी भी स्टेप में कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई मिस्टेक्स हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को बेटा जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।